नमस्कार, मैं हूं अदम्या और आप सभी देख रहे हैं नेपाल सेंट्रिक। जी हाँ, नेपाल सेंट्रिक एक कार्यक्रम जहां हम भारत नेपाल के संबंधों पर चर्चा करते हैं। उनकी जो इतिहास रहा है और जो वर्तमान रहा है, उनके विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न समीकरणों पर चर्चा करते हैं। और आप सभी ये जानते और मानते होंगे कि भारत और नेपाल का संबंध हमेशा से ही केवल राजनीतिक संबंध नहीं रहा है। धार्मिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, व्यापारिक बहुत सारे पहलू हैं। मुझे तो लगता है कि कई मायनों में भारत और नेपाल कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों अलग देश है ही नहीं। इनका जो संबंध है, उनका जो जुड़ाव है, ख़ास करके लोगों का यहाँ का जो जुड़ाव है, बहुत ही क्लोज़ है, बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप है। तो आइए इस बारे में परिचर्चा करेंगे दो खास मेहमानों के साथ। तो परिचय करा दें आज के दो खास मेहमानों से आपका। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगी, हमारे साथ भारत नेपाल संबंध के विशेषज्ञ मनोज लाल दास मनोज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में मनोज जी। साथ ही हमारे साथ कार्यक्रम में प्रवीण बागी जी हैं, जो कि जाने माने पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में। कुछ खास चीज़ों पे बात करके खास बातचीत होगी, जो कि आज के जो परिस्थिति बनी हुई है, जो राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन आया है, उस पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे कि इसका हमारे संबंधों पर क्या असर हुआ। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे मनोज जी। सबसे पहले तो मैं जो हमारा इतिहास रहा है, एक साझा इतिहास रहा है, एक कहते हैं कि जैसे एक साझा आंगन हम शेयर करते हैं। आपका क्या मानना है इस विषय में? देखिए अदम्या जी, सबसे पहले तो बात है कि भारत के चारों तरफ हमारे कई पड़ोसी देश हैं, लेकिन हमारा सबसे पुराना संबंध, अच्छा संबंध और नेपाल के साथ ही है। नेपाल की सांस्कृतिक विरासत हो, धार्मिक हो, सब कुछ जो है सो भारत से ही जुड़ी हुई है। नेपाल की आत्मा अगर कहीं बसती है तो वो भारत में ही बसती है। पशुपतिनाथ मंदिर का एक धरा अगर काठमांडू में है तो दूसरा धरा उत्तराखंड में है। जब तक दोनों जगह लोग नहीं पूजा करते हैं तो नहीं माना जाता है। ये तो बरसों कई सदियों से चली आ रही है और भारत हमेशा से ही नेपाल के हर मामलों में, चाहे उसके साथ किसी भी तरह की विपत्ति आई हो, तो सबसे पहले खड़ा होने वाला भारत ही रहा है। और वर्तमान में भी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत और नेपाल के बीच में जो हमारा प्रगाढ़ संबंध पुराने सदियों समय से चल आ रहा है, उसमें जो कहीं कुछ लोगों के कारण खोट भी आ रही है, तो उसको तुरंत समस्या का समाधान करके एक नया परिचय, भारत और नेपाल की अटूट संबंध, जो बेटी रोटी का संबंध है, वह न टूटे, इस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार, बिहार सरकार सब पूरी तरह से लगी हुई है। जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मनोज जी ने कहा बेटी रोटी का संबंध। जी हाँ, भारत और नेपाल का संबंध हर पहलुओं के साथ साथ बेटी रोटी का भी संबंध है। मैं तो ये कहूँगी कि भारत और नेपाल कई मायनों में कभी कभी ऐसा लगता ही नहीं कि अलग देश है। शायद सीमाएं भी जो है कुछ इस तरह से हैं कि आना जाना, आवाजाही जो है वो पूरी तरह से खुली हुई है, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो एक रास्ता है वो बनी हुई है। प्रवीण जी, हमारे जो संबंधों के पहलुओं पर अगर हम बात करें तो भारत और नेपाल का संबंध, हमारी सीमाएं तो करीब 1850 किलोमीटर जो सीमाएं, खुली सीमा है भारत और नेपाल की। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो जहां हम भारत और नेपाल एक हो जाते हैं। तो उनके बारे में मैं जानना चाहूँगी, कहाँ कहाँ वो चीज़ें हैं जो एक दूसरे की लाइफ को हम अफेक्ट करते हैं। दोनों देशों की आत्मा एक है और वो आत्मा है हिंदुत्व की आत्मा। नेपाल एक समय में विश्व का अकेला हिंदू राष्ट्र था, घोषित हिंदू राष्ट्र, और वहाँ राजतंत्र था। भारत में भी हिंदू बहुलता है, 80% आबादी भारत में हिंदुओं की है। हालांकि यहाँ लोकतांत्रिक शासन रहा है, धर्मनिरपेक्ष शासन रहा है, मगर नेपाल में हिंदू राष्ट्र था। तो इस नाते एक अटूट संबंध और एक अटूट लगाव भारत के साथ रहा है नेपाल का। वो है सांस्कृतिक विरासत को लेकर के रहा है, धार्मिक परंपराओं, धार्मिक उत्सवों को लेकर के रहा है, और एक दूसरे के धर्म स्थलों में लोगों का आना जाना रहा है। और नेपाल के जो नागरिक हैं उनको भारत में सरकारी नौकरियों में उनके लिए कोटा रहता है, सीटें आरक्षित रहती हैं।
देखते होंगे सभी लोग कि जो वैकेंसियाँ निकलती हैं उसमें भारत के नागरिक या नेपाल की प्रजा पहले लिखा होता था, अब नेपाल के नागरिक लिखा होता है। तो ये संबंध है, ये दूसरे देश के साथ नहीं है, ये विशिष्ट संबंध सिर्फ नेपाल के साथ है। और खुली हुई सीमा है, जो आपने बताया कि 1800 किलोमीटर की सीमा है, तो वो खुली हुई सीमा है। बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के लोग आते जाते हैं और व्यापार भी होता है दोनों देशों के बीच। जो सीमा पर लोग रहते हैं वो एक दूसरे के बाज़ार में जा कर के ख़रीदारी करते हैं। और भारत नेपाल की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करता है नेपाल में कोई बहुत औद्योगिकीकरण नहीं है, नौकरी की बहुत कमी है, वहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं होने से रोज़गार के अवसर कम हैं। तो वहाँ से बड़ी संख्या में लोग भारत आते हैं, यहाँ उनको रोज़गार मिलता है और यहाँ से जो पैसे वो कमा करके भेजते हैं अपने देश। दूसरे की वहाँ जो पर्यटन का उद्योग है वो बड़ा मजबूत है नेपाल का। नेपाल एक बहुत रमणीक देश है और पहाड़ी, झरने, सुंदर वातावरण वहाँ का, तो इसके चलते वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक जाते हैं। और जैसा कि मनु जी ने बताया कि पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं, शादी विवाह एक दूसरे देशों के नागरिकों के बीच होते हैं। अभी भारत सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया कि जो किशनगंज से लगा हुआ नेपाल का बॉर्डरिंग एरिया है, तो उस इलाके में बहुत आम बात है, हर दूसरे तीसरे परिवार की एक बहू जो है वो नेपाली होती है, नेपाली महिला होती है। तो उनकी नागरिकता तो नेपाल की है, भारतीय नागरिक वो हैं नहीं। तो अभी अभियान चला करके भारत सरकार ने उन लोगों को ये जानकारी दी कि जो भी नेपाली महिलाएं यहाँ शादी होकर के आई हैं, बहू बन कर के आई हैं, वो भारत की नागरिकता ले लें। उसके लिए कैसे क्या करना होगा, क्या प्रोसेस है उसका, इसकी जानकारी दी गई। आवेदन उनसे लिया गया, तो बहुत जल्दी वो सारी महिलाएं जो हैं वो भारतीय नागरिक हो जाएंगी। तो भारतीय नागरिक होने से ऐसा नहीं है कि वहाँ से संबंध टूट जाएगा। भारत के लोग भी बड़ी संख्या में नेपाल में रहते हैं, रोजी रोजगार करते हैं। तो ये एक अटूट संबंध है और वो जो दोनों देशों के बीच जो सीमेंटिंग फोर्स है, जो जोड़ने वाली शक्ति है, वो हिंदुत्व है जी। दोनों देशों में सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग हिंदू विचारधारा के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं। नेपाल में भी 80% से अधिक आबादी हिंदुओं की है। दूसरे नंबर पर वहाँ बौद्ध आते हैं, 8% के लगभग उनकी आबादी है वहाँ। तो ये एक मिला जुला कल्चर है, साझा कल्चर है दोनों देशों जी। बहुत ही साझा, ये बहुत सही बात कही कि ये जो कल्चर है हमारा भारत और नेपाल का, एक साझा कल्चर है। चाहे वो धर्म की बात हो, संस्कृति की बात हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे हम एक साझा इतिहास शेयर करते हैं। अगर हम विकास की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि विकास की अगर बात की जाए, नेपाल के विकास की बात की जाए, तो भारत जो है वो उसका सारथी बना है। तो इस बारे में मनोज जी आपका क्या कहना है कि नेपाल के विकास में, जैसा कि मनोज जी भी कह रहे थे कि प्रवीण जी भी कह रहे थे कि जो वहाँ पे बहुत सारी नौकरियाँ नहीं हैं या बहुत अर्थव्यवस्था का आधार बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ पे, तो विकास के सारथी में, नेपाल के विकास के सारथी में भारत की क्या भूमिका है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल और भारत, नेपाल की जो अभी स्थिति है, इस स्थिति में भारत का योगदान बहुत ज़्यादा है। और हाल के वर्षों से, जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, और कहा भी गया है कि किसी भी देश को बढ़ावा देने में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ये 3 चीज़ का बहुत ही महत्व होता है। सड़क के मामले में नेपाल को आत्मनिर्भर बनाने में भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा। कई नेशनल हाईवे, कई तरह के, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ कहा जाता है, इस तरह के निर्माण भारत ने कराए। कई तरह के जो बाढ़ से जो हमेशा झेलती थी नेपाल, उसका अपने ऊपर झेल कर भी भारत हमेशा उनके साथ बचाने का काम किया। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो लगभग भारत में जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं या और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उसमें नेपाल के विद्यार्थियों के लिए जगह तो सीमित है ही है। और ख़ास करके वहाँ भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, वहाँ से हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो राजदूत हैं या और जो लोग हैं, उनके द्वारा वहाँ से जो अग्रसरित किया जाता है, उन बच्चों के पूरे पढ़ाई की भी व्यवस्था वो भारत सरकार करती है, वहाँ देती। तो हमने एक बताया आपको
कि शिक्षा के भी क्षेत्र में किसी भी देश का राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है, तो भारत सरकार ने इस दिशा में भी देखा है। और सबसे ताज़ा उदाहरण है 2-2 बार वहाँ जो भी भूकंप आए, इसको तो इस त्रासदी को तो हमें लगता है कि विश्व से सबसे ज़्यादा नज़दीक से अगर किसी ने देखा है तो वो नेपाल के लोग देखे होंगे। जो उनकी त्रासदी भूकंप के कारण हुई, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे टीम के साथ, जो हमारी सरकार की टीम है, नेपाल को स्ट्रक्चर पुनः खड़ा करने में जो भूमिका निभाई है, हमें लगता है कि वह एक अतुलनीय प्रयास है भारत सरकार का। और ये कहने में हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, और न नेपाल के लोगों को भी आपत्ति होती है कि भूकंप के समय में विश्व के सभी देशों से अगर आर्थिक हो या सामाजिक मदद हो या उस ढांचा को पुनर्स्थापित करने में कार्य किया हो, आज भी लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम बड़े ही शब्द के साथ लेते हैं और कहते हैं नेपाल के लोग, क्योंकि मेरा ससुराल वहाँ है और मैं वहाँ आते जाते रहता हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल को आगे बढ़ाने में जो भूमिका निभाई है वह बहुत ही सराहनीय है। जी, तो ये ऐसे कह सकते हैं कि जो नेपाल की आधारभूत संरचना, जिसमें शिक्षा आती है, स्वास्थ्य आता है, सड़क आती है, इसमें मेजर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो, निवेश हो, वो भारत का है। और कहीं ना कहीं आज उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रूप में खड़ी हो पाई है, तो उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। एक बात हमेशा ही से प्रवीण जी से मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमेशा हम चर्चा करते हैं कि जो हम बिहार में बाढ़ आती है कुछ क्षेत्रों में, उसमें बहुत बड़ा वजह बनती है नेपाल से छोड़ा जाने वाला पानी। और कहीं ना कहीं जैसे कि मनोज जी भी कह रहे थे कि ये दंश भारत खुद झेलते हुए उन्हें रिलीज़ करता है। इस पे आपकी क्या राय है कि क्या इसमें वाकई में कुछ इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि ये त्रासदी हमेशा ही नेपाल की वजह से बिहार में आती है? देखिए, नेपाल की स्थिति जो है वो पहाड़ी प्रदेश है, भारत से ऊंचे पर वो बसा हुआ है, तो कई नदियां वहां से निकलती हैं, जैसे गंडक है, कोसी है, कमला बलान है, और भी कई नदियां वहीं से शुरू होती हैं और उनका पानी फिर बहते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश करता है। तो जब भारत में मान लीजिए सूखा भी पड़ा हुआ हो, मगर नेपाल में खूब पुरजोर बारिश हुई हो, तो वो सारा पानी फिर भारत में आ जाता है और भारत में बाढ़ की स्थिति हो जाती है। तो इसके लिए कोसी बराज एक बना है वहाँ बीरपुर में जी। तो उससे पानी को कंट्रोल किया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जाता है पानी, तो उससे जो है नियंत्रित रहता है। मगर कई बार वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि पूरा वो जो डैम का फाटक है वो उठाना पड़ता है, तो उससे इधर फ्लड हो जाता है। तो उस पर बातचीत चल रही है कि कोई और हाई डैम वहाँ बने जिससे पानी का स्टोरेज हो सके, तो यहाँ बाढ़ का प्रकोप कम होगा। उस पर लंबे समय से बातचीत चल रही है, मगर कोई अभी तक उसका समाधान नहीं निकल पाया है। मगर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही उसका कोई समाधान निकल पाएगा और दोनों देश सूझबूझ से काम लेते हुए कोई एक उसका विकल्प तैयार करेंगे, सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे और उससे छुटकारा मिलेगा भारत को। और दूसरी बात यह है कि नेपाल में जो अस्थिरता का दौर इधर शुरू हुआ है जी, उससे भारत भी बहुत प्रभावित हो रहा है। नेपाल में 2008 में राजशाही वहाँ समाप्त हो गई, एक लंबा आंदोलन चला माओवादियों का, उससे आम लोग भी जुड़े वहाँ, और मई 2008 में वो राजशाही जो है वो वहाँ की वो समाप्त हो गई। 240 वर्ष पुरानी वो राजशाही थी, राजशाही परंपरा जो राजतंत्र था पहले, तो वो समाप्त हो गया और एक संवैधानिक लोकतंत्र की वहाँ स्थापना हुई। जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमारा संबंध इतना घनिष्ठ है कि हम उनके घर में एक खटखटाहट होती है तो यहाँ असर आ जाता है उसका। तो जो अभी राजनीतिक उथल पुथल है वहाँ, उसका क्या असर भारत पे देखा जा रहा है? जब भी वहाँ नई सरकार बनती है तो थोड़ा सा भारत के साथ रिश्तों में तानातानी होता है, क्योंकि चीन भी उसका पड़ोसी है नेपाल का। तो चीन चाहता है कि हम नेपाल पर अपना प्रभाव बनाए रखें और उस प्रभाव के माध्यम से भारत को परेशान करें। तो नेपाल हालांकि बहुत संतुलित भूमिका इसमें निभाता रहा है, मगर कई बार वहाँ की सरकारें चीन के पक्ष में ज़्यादा झुक जाती हैं, तो भारत के लिए समस्या हो जाती है। मगर दोनों देशों के नागरिक सरकारें तो बहुत बदलती रही हैं जी, मगर जो नागरिकों की एकता है वो कभी टूटी नहीं।
जी। सरकारें जरूर आपस में तानातानी करती हुई दिखती हैं, मगर भारत और नेपाल के लोग हमेशा एकजुट रहते हैं और यही नागरिकों की जो एकता है ये दोनों सरकारों को बाध्य करती है कि हमारी मित्रता जो है, हमारे संबंध जो हैं वो अटूट रहें। जी। नेपाल का सारा सामान भारत से होकर के जाता है, क्योंकि समुद्री रास्ता कोई नहीं है, तो उनको जो भी बाहर से मंगाना होता है वो भारत के रास्ते ही नेपाल में जाता है। तो नेपाल की राजनीति का असर भारत के सीमावर्ती इलाकों में पड़ता है। जैसे वहाँ सीमा पर कुछ गड़बड़ हुआ या कई बार विदेशी आतंकी जो हैं वो नेपाल के रास्ते भारत में घुस करके आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। कई बार यहाँ कुछ बड़ी घटना कर करके और नेपाल में जा छुपते हैं लोग। तो इसको लेकर के भी तनातनी होती रहती है। जैसे नेपाल के साथ साझा इतिहास ये भी रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेपाल के कई नेताओं ने बड़ा योगदान दिया है। यहाँ पटना में बीपी कोइराला जो नेपाल के बड़े नेता थे, उनकी मूर्ति लगी हुई है। वो इसी वजह से कि वो पटना में आकर के रहते थे और जेपी के साथ, लोकनायक जयप्रकाश के साथ उनका बड़ा निकट का संबंध था, तो वो आना जाना उनका लगा रहता था। इस रूप में चाहे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन हो या वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो, उसमें दोनों ही देशों के लोग जो हैं एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ते थे, इन्वॉल्व रहे पूरी तरह से। ये तो हुई राजनीतिक स्तर की बात। मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, चूँकि जैसा आप बता भी रहे थे कि आपका ससुराल वहाँ है, आना जाना हमेशा ही लगा रहता है, क्या राजनीतिक उथल पुथल का असर आम जनजीवन पे, आम लोगों पे भी दिखाई देता है वहाँ या कहा जाए कि यहाँ भी? देखिए, हम ऐसा महसूस करते हैं कि जिस तरह से घर के अंदर अगर किसी बच्चे को किसी तरह का कष्ट हो तो उसका असर उसके माता पिता के ऊपर भी पड़ जाता है, तो वही स्थिति है भारत और नेपाल के बीच में। अगर भारत मीन्स मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, अगर बिहार में किसी तरह की क्राइसिस हो जाए तो उसका असर नेपाल के अंदर भी पड़ता है, और नेपाल के अंदर भी किसी तरह की क्राइसिस होती है, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, उसका असर यहाँ भी पड़ जाता है। पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार ये बनी है कि भारत सरकार ने, अभी तक भारत और नेपाल ही बात करती थी, लेकिन अब जो है भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, भारत, नेपाल और बिहार, माने तीनों सरकार इस विषय पर बातचीत करी। कई राउंड अभी चल भी रहे हैं। सबसे भारत को आपत्ति रहती है, दिक्कत होती है कि चूँकि विदेश के मामले में जो आतंकवादी लोग हैं वो नेपाल से ही भारत में प्रवेश कर जाते हैं, और हाल के दिनों में कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो इसीलिए सीमा पर इसका काम चल रहा है, कटीली तार का, दीवार का, ये सब चल रहा है। लेकिन भारत ने हमेशा से ही नेपाल को एक, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई भाई, तो नेपाल को हमेशा भाई भाई के रूप में ही माना है। और सांस्कृतिक विरासत को भी, पर्यटन की भी विरासत को भी, अगर भारत के नागरिक नेपाल जाना बंद कर देंगे तो हमें लगता है कि आने वाले समय में नेपाल पर्यटन के मामले में इतना गरीब हो जाएगा कि जिसका नहीं हो। तो लेकिन भारत ने कभी ऐसा नहीं किया है। अभी पहले जनकपुर तक रेल लाइन वो भी आगे जा रहा है, अभी कई तरह के काठमांडू तक के रेल लाइन बिछाए जा रहे हैं। तो भारत तो हमेशा चाहता है कि नेपाल आगे बढ़े, लेकिन कुछ शक्तियां वहाँ भी है जिसको कि हम लोगों को स्वीकार करने में हिचक नहीं, चाहे वो राजनीतिक रूप में भी कुछ लोग रहते हैं कि जो भारत को कमज़ोर करने में किसी देश के इशारे पर प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन नेपाल की जनता जो है हमेशा ऐसे कुचक्र को, राजनीतिक कुचक्र मैं कहूँगा, उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। और यही कारण है कि नेपाल की अस्थिरता, सरकार की अस्थिरता बनी हुई रहती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का पैनी नज़र नेपाल और भारत के संबंध पर है। और कभी भी भारत ने, आप देखिए कि इतना बड़ा डिसीजन तुरंत अभी बालन जी की सरकार ने अचानक ले लिया था कि 100 रुपया से ज़्यादा के सामान लेकर आप आ नहीं सकते हैं, आपके गाड़ी के रेट को बढ़ा दिया, मतलब बहुत तरह के बात हुआ। नेपाल की गाड़ियां हम लोगों की यहाँ एक जिला मुख्यालय तक, जिस जिला में वो प्रवेश कर रही है उसके मुख्यालय तक आने जाने का कोई टैक्स नहीं लेता है। 10 रुपया अगर कोई लेता हो तो मैं मान सकता हूँ कुछ नगर पालिका का टैक्स का, लेकिन नहीं। लेकिन हमारी गाड़ी अगर नेपाल में इन करेगी तो हमको लगता है कि एक दिन का
भारतीय लगभग 400 रुपया वो हो गया है, जो पहले 50-60 रुपया था। जी। उसको भी हम लोगों ने कि चलिए नेपाल इससे हमारा बढ़े, तो भारत सरकार हमेशा से ही नेपाल उदार रही है। हाँ, नेपाल के प्रति उदार रही है। और इस चीज़ को अभी के डेट में मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हाल ही में हमने नेपाल का एक दौरा किया और वहाँ पर एक 18 तारीख को भारत नेपाल मैत्री संघ का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है। उस दृष्टि से मैं गया, तो वर्तमान सरकार भी इस चीज़ को देख रही है और उनको भी लग रहा है कि बिना भारत के सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो वो भी हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। लेकिन ये तो आप सभी मानेंगे कि जब दो भाइयों में लड़ाई होती है या किसी भी वजह से विवाद होता है, तो ये कोई तीसरा जो है उसकी लाभ उठाने की कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं सीमा सुरक्षा को और चीन के प्रेजेंस को लेकर ये फील होता भी रहा है। आपका क्या मानना है प्रवीण जी? बिल्कुल ये सही बात है, और उसमें मुख्य भूमिका चीन की होती है जी। चीन हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि नेपाल उसके प्रभाव में रहे और उसके माध्यम से वो भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर सके। तो माओवादियों की सरकार जब बनी, प्रचंड वहाँ पहले प्रधानमंत्री बने जब राजशाही का खात्मा हुआ तब, तो उस समय लग रहा था कि चीन के प्रभाव में ज़्यादा जाएंगे। और वो अब तक परंपरा यही रही है कि जो भी वहाँ प्रधानमंत्री बनता है वो पहले विदेश दौरे पर भारत आता है, मगर प्रचंड पहले दौरे पर गए थे चीन जी। तो इससे लग रहा था कि चीन की ओर उनका झुकाव होगा और माओवादी संगठन से वो आए थे। मगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं, नेपाल के चारों तरफ की सीमाएं भारत से मिली हुई हैं, तो आप बहुत हद तक चीन की गोद में नहीं जा सकते। भारत के साथ आपको संबंध अच्छे रखने ही पड़ेंगे। एक बार ज़्यादा तनातनी हुई, उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 1983-82 की बात रही होगी, तो वो उन्होंने सीमा बंद कर दी थी, नेपाल की सीमा। अब नेपाल में हाहाकार मच गया, क्योंकि जो भी सामान बाहर से जाता है वो सब भारत के रास्ते जाता है। तो बॉर्डर जब बंद हो गया तो सारी गाड़ियाँ, ट्रक सब लाइन में, उधर से भी लाइन में लग गए, इधर से भी लाइन में लग गए। फिर बाद में सुलह सफाई हुई तो सीमा खोला गया, तब स्थिति सामान्य हुई। तो भारत की स्थिति, रणनीतिक स्थिति ऐसी है कि वो नेपाल को मजबूरन संबंध मधुर रखने ही पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो हमारा साझा इतिहास रहा है, समृद्ध इतिहास रहा है, वो आगे आने वाले समय में हमारा जो समय है वो भी बहुत सुदृढ़ होगा, हमारे रिश्ते और भी बेहतरीन होंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने दोनों जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम इजाज़त लेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने वक्त दिया इतना। आपका भी धन्यवाद। तो दर्शकों, अगले अंक में नेपाल और भारत के संबंधों पे और परिचर्चा होगी, अन्य पहलुओं पे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।